वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपको अकाउंट की डिटेल हिस्ट्री समझनी है या बेसिक ऑफ अकाउंट समझना है तो आप इसका पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखें। देखिए, आज हम देख रहे हैं कि अकाउंट की ब्रांचेस कितनी होती हैं, प्लस आज हम इस लेक्चर में ये भी देखेंगे कि अकाउंट में टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, यानी कि टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि ब्रांचेस कितनी हैं अकाउंट की। 3 बेसिकली ब्रांचेस हैं, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। जनरल, लेज़र, ट्राई बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स। तो ये सब जो कैलकुलेशन जो रहेगा पैसों से लेन देन के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं रेगुलर बेसिस पे या मंथली बेसिस पे, ये सब हमें जनरल लेज़र के अंदर ही एंट्री इनकी करनी पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा जो काम है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमें देखनी है कि कॉस्ट क्या है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, जॉब या कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें हमने दिया है तो ये उसके अंदर आ जाएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी रहेगी किसी प्रोडक्ट की, ये सब भी हमें कॉस्टिंग अकाउंटिंग के अंदर देखने को मिलेगा। तो कॉस्ट से रिलेटेड जो अकाउंट होता है जिसके अंदर कॉस्टिंग का पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, ये कहलाता है कॉस्ट अकाउंट। अगला है मैनेजमेंट अकाउंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंट के अंदर देखिए आप क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल, ये मैनेजमेंट अकाउंट है। ठीक है, फिलहाल इतने डिटेल में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पहले वाले पर ही आप फोकस कीजिए। ठीक है, इस वाले पर, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंट। और जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल अकाउंट, ये सारा का सारा काम हमें इस साल 12th में करना है। हाँ, बाकी चीज़ें भी हमें पढ़नी है, बट मेन चीज़ जो है वो पार्ट नंबर 1 वाला जो है दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, देखिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं अकाउंट्स के अंदर जो हर साल हमें देखने को मिलेंगी। हम आप लोग बीकॉम भी करेंगे, एमकॉम भी करेंगे, तो ये शब्द आपके पीछे नहीं छोड़ने वाले। तो इन शब्दों को, इनके मीनिंग को आप ध्यान से समझिए ताकि आप आगे चल के भी इनका यूज़ ठीक से कर पाएँ। प्लस एक और बात मैं आपको बता दूं, ये शब्द हिंदी में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, मिलेंगे लेकिन बहुत ही रेयर केस में। ठीक है, तो अभी से आप आदत डालिए इनको इंग्लिश में ही समझने की और लिखने की। ठीक है, क्योंकि अकाउंट में जितनी भी एंट्री करेंगे, आप कैश बुक बनाएंगे, आपको सब इंग्लिश में ही करना है आगे चल के। तो जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप अभी और आज से ही इन सबको इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आप इससे फेमिलियर भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं। एनी डीलिंग ऑफ बिजनेस दैट इन्वॉल्व बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू ही इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब क्या हो गया कि देखिए, अगर बिजनेस में अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं या किसी चीज़ को बेचते हैं, देखिए गुड्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, किसी प्रकार का माल, कच्चा माल, जो माल बन जाता है। जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट बना दिया तो उस प्रोडक्ट को बिजनेस की भाषा में, आम भाषा में हम माल कहते हैं। ठीक है ना, बोले माल तैयार हो गया, बोलते हैं ना, आपने सुना होगा माल तैयार हो गया। तो इस प्रकार से गुड्स, उसको हम बोलते हैं गुड्स। ठीक है, सर्विसेज यानी कि आपने किसी प्रकार की किसी को कुछ काम करके उसको दे दिया, आपने किसी की कोई चीज़ ठीक करके दे दी, आपने किसी के यहाँ 8 घंटे तक नौकरी कर ली, तो वो हो गया उसको सर्विस देना। ठीक है, तो बिजनेस में क्या क्या इन्वॉल्व होगा, या तो आप किसी चीज़ को खरीदते हैं या बेचते हैं, या आप किसी चीज़ की सर्विस को एक्सचेंज करते हैं, इसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन भी 2 प्रकार का होता है, कैश ट्रांजैक्शन और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये है कि जो भी काम हम करते हैं वो हाथों हाथ उसके बदले में कैश होता है। यानी कि आपने किसी चीज़ को ख़रीदा तो उसके बदले में आपने तुरंत उसको कैश पेमेंट दे दिया, दैट इज़ कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। और एक होता है क्रेडिट यानी कि उधारी।
ठीक है। तो हो सकता है कि हम अभी कैश नहीं देंगे, हम कैश इकट्ठा पे करते हों, या कैश इसमें इन्वॉल्व ना हो, या किसी और तरीके से सर्विस इनके पास पहुंचती हो या पेमेंट इनको पहुंचता हो, तो कैश का कोई रोल नहीं है, तो वो कहलाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए पैसे का तो रोल है, लेकिन हम कैश काम यहाँ नहीं कर रहे हैं, यानी कि नगदी नगदी हम यहाँ पर नहीं दे रहे हैं उसको। तो अगर नगदी नहीं दे रहे हैं, उधारी में कोई काम हो रहा है, तो वो होगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन। और कैश ट्रांजैक्शन में जिसमें हम लेन देन कर रहे हैं वाया कैश, या पैसों के जरिए हम लेन देन कर रहे हैं। तो देखिए अगला है एंट्री, नरेटर एंड गुड्स। देखिए एंट्री क्या है समझिए। पहले तो मैंने आपको गुड्स आपको समझा दिया कि द कमोडिटी और आर्टिकल इन विच द ट्रेडर डील आर कॉल्ड गुड्स, ठीक है ना। गुड्स मतलब क्या है जी, किसी चीज़ पर, जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, तो अगर वो नमकीन बनाता है, तो नमकीन वो बनाता है और उसको फिर पैक करके बेचता है, तो वो एक कमोडिटी हो गई उसके लिए गुड्स, वो उसको गुड्स बोलेगा, ठीक है। तो आपके लिए वो गुड्स हो गया, यानी कि उस बिजनेसमैन के लिए वो गुड्स हो गया, खरीदने वाले के लिए भी वो गुड्स हो गया, यानी कि कोई होलसेलर उस प्रोडक्ट को 2-4 डिब्बे बॉक्सेस खरीद लेता है, तो वो खरीदने वाले के लिए भी गुड्स है, और वो बेचने के लिए भी उसके लिए भी वो गुड्स ही कहलाएगा, ठीक है। नरेशन का मतलब क्या है कि हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो जो भी आप बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हो उसका ब्रीफ में आप एक्सप्लेनेशन दे देते हो, बता देते हो, उसकी एंट्री आप कर लेते हो, इसको बोलते हैं नरेशन, ठीक है। देखा होगा कुछ बिजनेसमैन जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी एंट्री उसको नरेट कर लेते हैं, कहीं ना कहीं उसको छोटे शब्दों में, कम शब्दों में या शॉर्टकट में उसको कहीं भी लिख लेते हैं, जिससे उन्हें याद रहता है कि यार इस व्यक्ति को मैंने इतने का माल दे दिया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नरेशन। अगली होती है एंट्री। एंट्री का मतलब क्या है कि आपने एक जनरल बनाया है, आपने एक व्यवस्थित तौर पर, व्यवस्थित ढंग से एक पेपर के ऊपर प्रॉपर तरीके से एक कॉपी में, एक रजिस्टर में या कंप्यूटर के अंदर आपने उस बिजनेस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर अच्छे से एंट्री कर ली है, ताकि 1 महीने बाद जब आप उसको समझें, 10 दिन बाद आप उसको निकालें, तो आप क्लियर समझ पाएँ कि मैंने 1 महीने पहले क्या किया था। नरेशन में कभी कभी गड़बड़ ये हो जाती है कि हम 1 महीने बाद अगर उसको देखते हैं, 2 महीने बाद हम देखें, तो कभी कभी हम भूल जाते हैं कि यार मैंने क्या लिखा था। आप लोग भी समझिएगा कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम सडनली याद नहीं कर पाते, जबकि लिखा आपने ही था वो, लेकिन हमें याद नहीं आ पाता कि मैंने ये क्यों लिखा था, क्योंकि वहाँ पर शॉर्टकट में लिखा हुआ है। तो अगर आप प्रॉपर एंट्री करते हैं तो आप बाद में इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इसकी स्टडी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस बिल्कुल सिंपल बात है कि अगर आप बिजनेस करते हैं, आपकी इनकम से ज़्यादा आपको कमाई होती है, जैसे यानी कि अगर आपने 100 रुपये किसी काम में इन्वेस्ट किए हैं और आपको उससे कुछ भी ज़्यादा मिलता हो, दैट इज़ 1 रुपये भी अगर आपने ज़्यादा कमाया है, तो वो 1 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो आपके पास आया वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। क्लियर है? ठीक। लॉस क्या होगा कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, यानी कि मान लीजिए आप नमकीन सेल करते हैं, आप किसी प्रकार का कोई फूड प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो फाइनली मार्केट में बिकता है 200 रुपये किलो, ठीक है। लेकिन उसके बनाने में उसके कॉस्टिंग जो आई, यानी कि कॉस्टिंग मतलब क्या है कि जो पूरा खर्चा आया उसका, जब हमने निकाला कि यार तेल इतना लग गया, ये मजदूरी इतनी लग गई और रिसोर्सेज इतने लग गए, तो इन सबको जब हमने कैलकुलेट किया तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि खर्चे ज़्यादा हो गए और आउटपुट जो है यानी कि इनकम जो है वो कम हुई। यानी कि हमने माल बनाया है 1000 रुपये का और जब हमने उसको पूरा बेचा तो हमें 700 रुपये ही मिले। तो ये 300 रुपये कम मिले, यानी कि हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और उससे हमारी इनकम कम है, दैट इज़ लॉस। और लॉस को अगर आप तुरंत नहीं सुधारते हैं, उसको एनालिसिस नहीं करते हैं, उसकी स्टडी नहीं करते हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे, ठीक है। अगला है असेट, लायबिलिटीज और नेटवर्थ। असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, हिंदी में बोले तो पूंजी या संपत्ति, ठीक है।
क्लियर है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास मान लीजिए एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री के खुद आप मान लेके, मतलब किराए की बिल्डिंग नहीं है, स्वयं की बिल्डिंग में आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम किया है, तो वो जो आपकी मशीनरी होंगी, उसके अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उसमें जो फैन लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो, ये पूरी बिल्डिंग है, ये सब कुछ आपकी पूंजी है, ये आपकी संपत्ति है। जो पैसा आपकी जेब में है वो भी आपकी पूंजी है। ये सब कहलाते हैं असेट्स। ठीक है। खैर, असेट के बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं असेट्स के। क्लियर है। तो प्रॉपर्टी को ही हम असेट कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को। ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। भौतिक चीज़ों को ही हम असेट कह पाएंगे, क्योंकि इनकी ही वैल्यू मार्केट में है। कल को आप बोले कि भैया मैं तो बहुत ईमानदार हूँ, मेरी तो 1 लाख रुपए की कीमत है महीने की। तो ईमानदारी, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है, होती हैं, हमें महसूस तो होती हैं, बट वी कैन नॉट सी, क्योंकि ये विजिबल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती। तो इनको हम असेट नहीं कह पाएंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो असेट यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, चाहे वो आपका घर हो, आपका खुद का मकान हो, आपकी खुद की बाइक हो, आपका कंप्यूटर हो, आपके हाथ में घड़ी हो, आपकी जेब में 1 लाख रुपए है, वो कुछ भी हो, ये सब आपकी पूंजी है, असेट है। अगला होता है लाइबिलिटीज़। ठीक है, ठीक है। टोटल अमाउंट पेबल बाय द बिजनेसमैन टू अदर्स इज नोन एज लाइबिलिटीज़। देखिए, लाइबिलिटीज़ का मतलब ये है कि अगर आपको बिजनेस के दौरान, करने के दौरान किसी व्यक्ति को कुछ पैसा उधार आपने लिया था, या आपने उसको उतने का प्रोडक्ट आपने उससे परचेस किया था, तो अब आपको उसका पैसा देना है। आप अभी नहीं देंगे, आपको अगले महीने देना है। यानी कि ये जो है वो लायबिलिटी कहलाएगी। लायबिलिटी एक प्रकार से हमारा उत्तरदायित्व होता है, हमारी ड्यूटी होती है। ठीक है ना, जिसे हमें पूरा करना होता है। और बिजनेस में ड्यूटी तो क्या है, ड्यूटी एक मेन ड्यूटी तो यही है कि हम रिलेशनशिप को बना के रखें। यानी कि अगर हमने किसी से कोई प्रोडक्ट उधार लिया था, या हमने उससे पैसे उधार लिए थे, तो हमें समय पर वो पैसा वापस करना है। यानी कि अगर हमें 1 लाख रुपए किसी को देना है बिजनेस में, तो वो हमारी लायबिलिटीज़ हो गई। क्लियर कि नहीं। तो 1 लाख रुपए वो आपको जो देना है, वो आपकी लायबिलिटी हो गई। तो ये आपकी ड्यूटी है, आपका उत्तरदायित्व है कि आपको इसे पूरा करना है। अदरवाइज आप अगले महीने या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर आपको किसी की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा। और बड़े बड़े जो बिजनेसमैन्स होते हैं, उनमें कैश ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ठीक है। जहाँ पर लाखों का प्रोडक्ट, लाखों का गुड्स यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें तुरंत कैश नहीं होता है। उसमें 80% से ज़्यादा जो बिज़नेस होते हैं वो क्रेडिट पे ही चलते हैं, यानी कि उधारी पे चलते हैं। क्लियर। तो अगर आप बड़े बिजनेसमैन्स को देखते हैं, तो वो कैश ट्रांजैक्शंस कभी नहीं करते। उनके पास जब प्रोडक्ट आता है, फिर वो धीरे धीरे सेल होता है, और उसी अमाउंट से वो अपना भी प्रॉफिट निकालता है, प्लस वो अमाउंट से वो जिससे उसने ये माल या गुड्स खरीदा था, उसे भी पैसा देता है। ठीक है। तो बिज़नेस में हाथों हाथ कैश जैसा काम नहीं होता। हाँ, छोटे बिज़नेस में ज़रूर होता है, बड़े बिज़नेस में तुरंत कैश ट्रांजैक्शंस नहीं होते। ठीक है। नेटवर्थ क्या है, नेटवर्थ या ओन्ड इक्विटी क्या मतलब ये है, द अमाउंट ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड नेटवर्थ। फिर से पढ़ देता हूँ, द अमाउंट ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस इज कॉल्ड नेटवर्थ और कैपिटल। ठीक है। तो इसे हम कैपिटल इक्विटी भी कहते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर एक शब्द हमने यूज़ किया है, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर वो व्यक्ति होता है जिसने आपके बिजनेस में पैसा लगाया है। ठीक है। अगर आपका बिजनेस है और आप ही ने उस बिजनेस में पैसा लगाया है, तो आप उसके प्रोप्राइटर भी हैं। ठीक है। तो प्रोप्राइटर वो बंदा होता है जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। और अगर बिजनेस शुरू करने के दौरान आप खुद ही प्रोप्राइटर है, यानी कि आपने ही 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए हैं, तो आप उस बिजनेस के प्रोप्राइटर भी हैं। और वो जो अमाउंट आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है टू स्टार्ट योर बिजनेस, इस अमाउंट को हम, इनिशियल अमाउंट को हम बोलते हैं कैपिटल। क्लियर। ठीक है ना।
तो ये तीनों वर्ड्स असेट, लायबिलिटी और नेट वर्थ या कैपिटल इक्विटी मुझे लगता है आपको समझ में आ गए होंगे। ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज़ हैं अकाउंट्स के अंदर, करीब 40 से ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ हैं। ये एक वीडियो में हम नहीं समझ पाएंगे। खैर ये बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, फिर भी मैं चाह रहा हूँ आप बहुत डिटेल में इनको समझ लें ताकि आपको अकाउंट्स आगे पढ़ने में दिक्कत ना आए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, इसी के आगे हम समझेंगे।